आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। चीनी के खिलौने पैसे में दो, खेल लो, खिला लो, टूट जाए तो खा लो, पैसे में दो। सुरीली आवाज में यह कहता हुआ खिलौने वाला एक छोटी सी घंटी बजा रहा था। उसको आवाज सुनते ही काजल बोल उठी, माँ पैसा दो, खिलौना लूंगी। आज पैसा नहीं है बेटी। एक पैसा माँ, हाथ जोड़ती हूँ। नहीं है काजल, दूसरे दिन ले लेना। काजल के मुख पर संतोष की झलक दिखलाई दी। उसने खिड़की से पुकार कर कहा, खिलौने वाले, आज पैसा नहीं है, कल आना। चुप रह, ऐसी बात भी कहीं कही जाती है। उसकी माँ ने भुनभुनाते हुए कहा। 3 वर्ष की काजल की समझ में न आया, किंतु उसकी माँ अपने जीवन के अभाव का पर्दा दुनिया के सामने खोलने से हिचकती थी। कारण ऐसा सूखा विषय केवल लोगों के हंसने के लिए ही होता है, और सचमुच वह खिलौने वाला मुस्कुराता हुआ अपनी घंटी बजाकर चला गया। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। संध्या हो चली थी। उमादेवी रसोई घर में भोजन बना रही थी। दफ्तर से उसके पति के लौटने का समय था। आज घर में कोई तरकारी न थी, पैसे भी न थे। मदनलाल को सूखा भोजन ही मिलेगा। उमा रोटी बना रही थी और काजल अपने बाबूजी की प्रतीक्षा कर रही थी। माँ, बड़ी तेज भूख लगी है, कातर वाणी में काजल ने कहा। बाबूजी को आने दो, उन्हीं के साथ भोजन करना, अब आते ही होंगे, उमा ने समझाते हुए कहा। कारण एक ही थाली में काजल और मदनलाल साथ बैठकर नित्य भोजन करते थे, और उन दोनों के भोजन कर लेने पर उसी थाली में उमादेवी टुकड़ों पर जीने वाले अपने पेट की ज्वाला को शांत करती थी। जूठन ही उसका सोहाग था। उमादेवी ने दीपक जलाया। काजल ने आंख बंद कर दीपक को नमस्कार किया, क्योंकि उसकी माता ने प्रतिदिन उसे ऐसा करना सिखाया था। द्वार पर खटका हुआ। मदन दिन भर का थका लौटा था। काजल ने उछलते हुए कहा, माँ, बाबूजी आ गए। मदन कमरे के कोने में अपना पुराना छाता रखकर खूंटी पर कुर्ता और टोपी टांग रहा था। उमा ने पूछा, महीने का वेतन आज मिला ना? नहीं मिला, कल बंटेगा। साहब ने बिल पास कर दिया है, हताश स्वर में मदनलाल ने कहा। उमादेवी चिंतित भाव से थाली परोसने लगी। भोजन करते समय सूखी रोटी और दाल की कटोरी की ओर देखकर मदन न जाने क्या सोच रहा था। सोचने दो, क्योंकि चिंता ही दरिद्रों का जीवन है और आशा ही उनका प्राण। किसी तरह दिन कट रहे थे। रात्रि का समय था। काजल सो गई थी। उमा बैठी थी। देखता हूँ, इस नौकरी का भी कोई ठिकाना नहीं है। गंभीर आकृति बनाते हुए मदनलाल ने कहा। क्यों, क्या कोई नई बात है? उमादेवी ने अपनी झुकी हुई आंखें ऊपर उठाकर एक बार मदन की ओर देखते हुए पूछा। बड़े साहब मुझसे अप्रसन्न रहते हैं। मेरे प्रति उसकी आंखें सदैव चढ़ी रहती हैं। किस लिए? हो सकता है मेरी निरीहता हो इसका कारण हो। उमा चुप थी। 15 रुपए मासिक पर दिन भर परिश्रम करना पड़ता है। इतने पर भी, ओह, बड़ा भयानक समय आ गया है। उमादेवी ने दुख की एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। मकान वाले का 2 मास का किराया बाकी है। इस बार वह नहीं मानेगा। इस बार न मिलने से वह बड़ी आफत मचाएगा। उमा ने भयभीत होकर कहा, क्या करूं? जान देकर भी इस जीवन से छुटकारा होता। ऐसा सोचना व्यर्थ है, घबराने से क्या लाभ। कभी दिन फिरेंगे ही। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। एक जगह दुकान पर चिट्ठी पत्री लिखने का काम है। 5 रुपए महीना देने को कहता था।
घंटे 2 घंटे उसका काम करना पड़ेगा। मैं 8 मांगता था, अब सोचता है कल उससे मिलकर स्वीकार कर लूं। दफ्तर से लौटने पर उसके यहाँ जाया करूंगा, कहते हुए मदनलाल के हृदय में उत्साह की एक हल्की रेखा दौड़ पड़ी। जैसा ठीक समझो, कहकर उमा विचार में पड़ गई। वह जानती थी कि मदन का स्वास्थ्य परिश्रम करने से दिन दिन खराब होता जा रहा है, मगर रोटी का प्रश्न था। दिन, सप्ताह और महीने उलझते चले गए। मदन प्रतिदिन दफ्तर जाता, वह किसी से बहुत कम बोलता। उसकी इस नीरसता पर प्रायः दफ्तर के अन्य कर्मचारी उससे व्यंग करते। उसका पीला चेहरा और धंसी हुई आंखें लोगों को विनोद करने के लिए उत्साहित करती थी, लेकिन वह चुपचाप ऐसी बातों को अनसुनी कर जाता, कभी उत्तर न देता। इस पर भी सब उससे असंतुष्ट रहते थे। मदन के जीवन में आज एक अनहोनी घटना हुई। वह कुछ समझ न सका, मार्ग में उसके पैर आगे न बढ़ते। उसको आंखों के सामने चिंगारियां झलमलाने लगी। मुझसे क्या अपराध हुआ? कई बार उसने मन ही में प्रश्न किए। घर से दफ्तर जाते समय बिल्ली ने रास्ता काटा था। आगे चलकर खाली घड़ा दिखाई पड़ा था, इसीलिए तो सब अपशकुनों ने मिलकर आज उसके भाग्य का फैसला कर दिया था। साहब बड़ा अत्याचारी है। क्या गरीबों का पेट काटने के लिए ही पूंजीपतियों का आविष्कार हुआ है? नाश हो इनका। वह कौन सा दिन होगा जब रुपयों का अस्तित्व संसार से मिट जाएगा? भूखा मनुष्य दूसरे के सामने हाथ न फैला सकेगा। सोचते हुए मदन का माथा घूमने लगा। वह मार्ग में गिरते गिरते संभल गया। सहसा उसने आंखें उठाकर देखा, वह अपने घर के सामने आ गया था। बड़ी कठिनाई से वह घर में घुसा। कमरे में आकर धम से बैठ गया। उमादेवी ने घबराकर पूछा, तबीयत कैसी है? जो कहा था वही हुआ? क्या हुआ? नौकरी छूट गई, साहब ने जवाब दे दिया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला गईं। मदन की दशा पर उमा को रुलाई आ गई। उसकी आंखें बरस पड़ी। उन दोनों को रोते देखकर काजल भी सिसकने लगी। संध्या की मलिन छाया में तीनों बैठकर रोते थे। इसके बाद शांत होकर मदन ने अपनी आंखें पोंछीं। उमादेवी ने अपनी और काजल की, क्योंकि संसार में एक और बड़ी शक्ति है जो इन सब शासन करने वाली चीजों से कहीं ऊंची है, जिसके भरोसे बैठा हुआ मनुष्य आंख फाड़कर अपने भाग्य की रेखा को देखा करता है। मदन के पास न तो पैसे थे, न कोई बड़ी डिग्री और न ही कोई खास हुनर, और आत्मविश्वास में शून्य। उसने कई छोटे मोटे काम किए, खेतों में मजदूरी, चाय की दुकान पर नौकरी, लेकिन हर जगह उसे तिरस्कार और अपमान ही मिला। धीरे धीरे उसके मन में यह बैठ गया कि वह किसी काम का नहीं है। मदन पर अपने घर की जिम्मेदारी थी और वो एकलौता कमाने वाला था अपने घर में। नौकरी छूटने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी कैसे सुधारे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। नौकरी छूट गई, जिंदगी से हताश था, पर मदन ही हार मान लेता तो उसके परिवार का क्या होता? उसके परिवार को कौन संभालता? सब उसे ही करना था। एक दिन पड़ोस में एक आदमी आया। उसे काम करने वाले आदमियों की जरूरत थी। उसका नाम अभिजीत था और वो शहर से आया था। मदनलाल की जिंदगी में वो एक भगवान का भेजा हुआ फरिश्ते जैसा था, जो उसकी जिंदगी सुधरने आया था। अभिजीत कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था और अक्सर ही उसको मजदूरों की जरूरत पड़ती रहती थी। मदन ने फैसला लिया कि वह कुछ दिन के लिए अभिजीत के साथ जाएगा और कमा कर लाएगा।
मदन शहर गया और वहां एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करने लगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम, धूल मिट्टी में जीना, टूटी चप्पलें, फटे कपड़े और सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटियां। रात को जब सब सोते, वो वहीं एक कोने में बैठकर लोगों को काम करते देखता, जैसे ईंट जोड़ने वाला मिस्त्री या पेंटिंग करने वाले मजदूर। वह ध्यान से सब सीखता। अब मदन सब सीख गया था और उसने बहुत मेहनत की, दिन रात काम किया, अच्छे पैसे कमाए ताकि अपने परिवार को शहर में ही बुला सके अपने पास। उसने मेहनत करके जहां काम करता था, उसी के नजदीक किराए पर घर लिया और उमादेवी और काजल को अपने पास बुला लिया। अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी। उमादेवी ने भी शहर में आकर अचार पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया और उसके बनाए हुए अचार पापड़ सभी को बहुत पसंद आते थे। अब मदन और उमा दोनों मिलकर कमाते थे। उन्होंने काजल का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में करा दिया। भाग्य में दुख होता है तो सुख भी होता है। आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बस मेहनत करनी चाहिए। हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, जैसे मदन लाल ने सुधारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।